ऐसी हिंदी बोली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास को अच्छे से कवर किया था, उसमें हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की, प्लेटों के बारे में, संबंधीय सिद्धांत और हैरी ने जो सिद्धांत दिया उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था। जिसमें हमने महासागरीय नितल प्रसारण वाली थ्योरी भी अच्छे से पढ़ी थी। इससे हमें पता चलता है कि विश्व में कई सारी प्लेट्स हैं और उन्हीं प्लेट्सों के खिसकने से क्या होता है, ज्वालामुखी और भूकंपीय और भ्रंश जैसी अन्य प्रक्रियाएं, जो विवर्तनिक प्रक्रियाएं हैं, वो हमको देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, हम आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी। इसके बाद हम टॉपिक को पढ़ेंगे, भूकंप को पढ़ेंगे इसी क्लास में। अगर संभव होगा, टाइम रहेगा, तो इसी में मैं क्या कवर कर दूंगा, या तो रॉक्स को पढ़ा दूंगा आपको, या इसके अलावा भ्रंश वाला जो टॉपिक है, भ्रंश या बलन, इन दोनों टॉपिक्स को मैं अच्छे से कवर कर लूंगा अगर टाइम रहा तो। सबसे पहले हम ज्वालामुखी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो ये चित्र दिया हुआ है, ये क्या है? ये ज्वालामुखी का चित्र है। तो आपको जब भी आप पढ़ते हैं तो हमेशा डायग्राम या चार्ट्स का या मैप का हमेशा यूज किया करें। जैसे कि पता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं कौन कौन सोर्स यूज करता हूँ। मैंने इसमें घटना चक्र को मिक्स किया है, साथ में एनसीईआरटी मिक्स की हुई है। मैंने इसमें विकिपीडिया की थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको शामिल किया हुआ है। साथ में ही महेश कुमार बंडवाल की बुक्स को इसमें मैंने शामिल किया है। साथ में लूसेंट को मैंने कवर किया है। अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो इसमें से एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा इस क्लास के अलावा जो आपको लूसेंट में एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि लूसेंट को मैंने लगभग पूरा कवर कर लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे फिर भी बोलना चाहूँगा कि आप लूसेंट से क्या कर लें, इसका रिवीजन कर लें, जिससे क्या होगा, कुछ फैक्ट्स जो आप इसमें पढ़ लेंगे उनका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। बाकी इनमें से कोई फैक्ट्स मैंने बचने नहीं दिया है। ठीक है, अब ज्वालामुखी की परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे। ज्वालामुखी की परिभाषा देखिए, पढ़ लीजिए, इतनी जरूरी तो है नहीं। जब पृथ्वी के भीतर जमा हुआ गर्म लावा गैसें, भाप और राख किसी छिद्र या दरार की सतह पर निकलती हैं तो इस प्रक्रिया को ज्वालामुखीय विस्फोट कहा जाता है। जिस स्थान से पदार्थ निकलता है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, अब इस स्थान से, ये मान लीजिए ये पहाड़ है पूरा, और यहाँ पर क्या हुआ, दरारी उद्भेदन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये निकल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ज्वालामुखी। अब देखिए, दो वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, कौन से? ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता, यानी वोल्केनो और वोल्केनिज्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो वोल्केनो लिखा है, तो वोल्केनिज्म भी एक क्या होती है, टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, वो क्या होती है? वोल्केनो तो हमने समझ लिया कि ये जो हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे वोल्केनो। साथ में ये संपूर्ण प्रक्रिया कि मैग्मा का बाहर निकलना, प्लेट विवर्तनिकी का होना, साथ में संपूर्ण प्रक्रिया कि इसमें से क्या निकल रहा है, पायरोक्लास्ट निकल रहे हैं, पिपली निकल रही है, और साथ में लावा, गैस, जलवाष्प, जो भी चीजें निकल रही हैं, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ज्वालामुखीयता। यानी क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, और इसी संपूर्ण प्रक्रिया के होने को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखीयता। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पीपीटी में दिया हुआ नहीं है। मैं थोड़ा सा नोट्स बनवाऊंगा, जैसे कि मैंने हर क्लास में बनवाता हूँ आपके नोट्स, इसमें भी बनवाऊंगा। ठीक है, अब मुख्य तत्व क्या है इसके? मुख्य तत्व ये तीन ही दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको कैसे। राख, महीन चट्टानी कण होते हैं। गैस, आपको पता है, जल, वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और 2024 में क्वेश्चन भी आया है कि ज्वालामुखी की जो उद्भेदन होता है उससे कौन कौन सी गैस बाहर निकलती हैं। क्या ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था? थीम ये नहीं थी, लेकिन सॉरी, एग्जैक्ट फैक्ट ये नहीं था, लेकिन थीम ये पूछी जा चुकी थी पहले भी। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो 2011, 12 और यहाँ तक कि 2024 तक लगभग 2 या 3 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे हैं कि उन्होंने गैस के बारे में पूछा है। और जब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ तो ट्रिक्स में क्या होता है, देखिए, कोई भी बड़ी प्रक्रिया होती है, मैं आपको एक बार दोबारा 1 मिनट बता दूं कि कोई भी बड़ी प्रक्रिया होती है, अगर कोई आदमी आपसे ये बोले कि इस प्रकार का जीव पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, चूहों में कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है जो विषाक्त हो, तो ये संभव है नहीं। क्योंकि आपको पता है, कोई भी एक जाति की कई सारी उपजातियां होती हैं, सब स्पीसीज होती हैं। होता क्या है, जैसे पूछा गया है, जैसे पूछा गया था लास्ट 24 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन विषाक्त, क्या मक्खियों में विषाक्त प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मुझे मान के चलना है, क्योंकि देखिए, एक्सेप्शन मिल ही जाता है हर चीज में। अगर आपसे कोई ये बोले कि कोई सांप ऐसा हो सकता है जिसमें जहर ना हो, तो मैं बोलूंगा कि मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि संभावना 100% है कि होगा ही। तो पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। तो वही पॉसिबिलिटी के बेसिस पर अगर आपने पढ़ा भी ना होता, तो वो क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सॉल्व कर देते विद इन 5 सेकेंड उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। ठीक है, कैसे? ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी
कथन सही हैं, ये सभी फैक्ट्स उसके सही है कि कौन कौन सी गैस निकल रही हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, इतना बड़ा उद्गार है, हमको चित्र में देखने से छोटा लगता है, लेकिन जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें बड़े से बड़े शहर, जैसे दिल्ली शहर है, तो कई ज्वालामुखी इस दिल्ली शहर से भी बहुत बड़े हैं, मुंबई शहर से भी कई बड़े हैं। तो क्या उनमें से अंदर से जो गैसें हैं, क्या उनमें से नाइट्रोजन नहीं मिलेगी हमको? बिल्कुल मिलेगी। कई जगह लिखा रहता है कि नाइट्रोजन नहीं निकलती, लेकिन अगर निकल गई, मान लीजिए 1 या 2% या 1 या 2 mm, किसी भी चीज़ में हम गैस को मापा, अगर वो निकल गई उसमें से, तो वो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि क्वेश्चन गलत हो, ठीक है? तो मान के चलना है कि अगर ज्वालामुखी गतिविधि हो रही है, तो उसमें से लगभग हर एक गैस निकल रही होगी। अब इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है? एक्सेप्शन वो हो सकता है कि अगर आपसे कोई ये बोले कि उसमें से कोई ऐसी चीज़ निकल रही है जो सिर्फ मंगल ग्रह पाई जाती है, और उसके बारे में अगर आपको पता है, तो आपको पता है कि वो चीज़ पृथ्वी पर है ही नहीं, वो सिर्फ मंगल ग्रह पे है, तो यहाँ से कैसे निकलेगी? तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा वो फैक्ट। लेकिन ज़्यादातर आपको क्या लेके चलना है? पॉसिबिलिटी आपको लेके चलना है। तो ऐसे वो आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? अब आप क्या हेडिंग देंगे? सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका रहने दीजिए, इस पीपीटी का, इसको आप पीपीटी से पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो हाल के भी बना सकते हैं। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये तो सब बताते हैं, लेकिन जो आगे बताऊंगा वो लगभग सभी क्लासेस में कवर नहीं होता। कैसे? सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि हम ज्वालामुखियों को कई प्रकार से बांटते हैं। अब बांटने के भी प्रकार होते हैं कौन से? ये होता है उसकी प्रवृत्ति के आधार पर। कैसे? कि सक्रिय है, सुप्त है, डोरमेंट है, या एक्सटिंक्ट है, या मृत है। ये हो गया एक प्रकार से बांटना। दूसरे प्रकार से कि वो उसका जो निकलने वाला लावा है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है? दूसरा आका है आकार के आधार पर, ठीक है? तीसरा प्रकार क्या होगा, बांटने का आधार होगा, वो क्या होगा कि उसकी जो तीव्रता है, तीव्रता के आधार पर। तुल्यता, आपने तुल्यता का नाम सुना होगा, तुल्यता के आधार पर हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे इसका, ठीक है? अब तो हम किसके आधार पर बांट रहे हैं? सक्रियता के आधार पर, कि वो सक्रिय है नहीं। सभी को पता है, आप सबने पहले पढ़ा होगा। फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लगातार क्या हो रहा है? उद्भेदन हो रहा है। उद्भेदन का मतलब इरप्शन, इरप्शन यानी उसमें से लावा या मैग्मा निकल रहा है। अब यहाँ पे दो वर्ड समझने की चीज है। देखिए, आप सभी को चित्र से देख के समझ में आ गया होगा कि धरती के अंदर से एक आग जैसा कुछ द्रव पदार्थ बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लावा या मैग्मा। अब आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर लावा या मैग्मा एक ही है क्या? अब मैं बोलूंगा एक भी है और नहीं भी है। कैसे? जब ये लिक्विड जैसा दिखने वाला पृथ्वी के अंदर रहता है, मतलब मिट्टी के अंदर रहता है, जब तक ये निकला नहीं है यहाँ से, इस पहाड़ी से बाहर नहीं निकला, यहाँ यहाँ से, इसके जब अंदर रहता है तब उसको क्या बोलेंगे? उसी पदार्थ को बोलेंगे, उसी तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ को बोलेंगे मैग्मा। और जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उस बाहर निकलने के बाद इसको क्या बोलेंगे? लावा, ठीक है? अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि लावा और मैग्मा में अंतर क्या है, और दोनों वैसे तो एक ही हैं, लेकिन शब्दावली अलग हो जाती है इसके अंदर रहने पर और बाहर बाहर रहने पर। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? अगर उसमें से लगातार लावा या मैग्मा बाहर निकल रहा है तो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। उदाहरण क्या लिखेंगे? अब उदाहरण में एक्स्ट्रा कुछ लिखवाऊंगा, ये सामने आपके ये तो लिखे ही हुए हैं। अब मैं एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगा, लिखिए, उदाहरण लिखिए इसके, कि हो सकता है उदाहरणों से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। आप पीसीएस में तो स्टेट पीसीएस में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में अभी तक नहीं पूछे हैं। एग्जैक्ट पूछे गए हैं 1 या 2 क्वेश्चन, वो भी 2010 से पहले के टाइम पर, ठीक है? अब एक्टिव में लिखिए, माउंट एटना इटली लिखा हुआ है, और स्ट्रोम्बोली माउंट क्लाराउ ये लिखा हुआ है, ठीक है? अब तीसरा आप नाम लिखेंगे, चौथा नाम लिखेंगे क्या है इसमें आप? कोलिमा। अब ये फैक्ट्स इंपोर्टेंट क्यों है ये आपको बाद में पता चलेगा। कोलिमा, मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है आपका कौन सा? अब लिखिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। ये कहाँ है? इक्वेडोर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्वेडोर कहाँ है, ठीक है? अब इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए इक्वेडोर कहाँ है। आप सभी को बताइए कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्वेडोर की जो सीमा है वो किस किस से मिल रही है, क्योंकि देखिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या आप बोले कुछ भी बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? यूपीएससी प्रीलिम्स का, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैपिंग अच्छे से कीजिए। इक्वेडोर का आप सभी को बताओ क्या है? जल्दी से बताइए
कि किस किस की सीमा लगती है इससे, तो आप बोलेंगे कि सर ऊपर की साइड कोलंबिया है, नीचे की साइड पेरू है। ठीक है, पेरू के पास क्या होता है, आपको लिंक करना चाहिए हर चीज से, क्योंकि आपने पहले से अच्छा सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसी के किनारे पर हमको क्या देखने को मिलता है, अल नीनो वाली जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, सक्रिय ज्वालामुखी। अगर नेक्स्ट मैं आपको लिखवाना चाहूंगा इसमें उदाहरण, स्ट्रोम्बोली लिखा है क्या इसमें, इटली, हाँ। अब स्ट्रोम्बोली के आगे लिखेंगे आप, डैश दे के लिखिए, सिसली के उत्तर में जो सिसली द्वीप है, द्वीप का नाम क्या है, द्वीप सिसली। अब सिसली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर, अब ये दोनों द्वीप के नाम है। ये कहाँ पर है, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ है, यूरोप के नीचे, या आप बोलें दक्षिण में, और अफ्रीका के उत्तर में। ठीक है, यानी यूरोप ऊपर है, नीचे नीचे आपका अफ्रीका है, इसके बीच में क्या, भूमध्य सागर। अब यहाँ पे समझने की चीज क्या है, समझने की चीज ये है कि द्वीप क्या है। द्वीप सीधा समझिए, आपने एनसीईआरटी में 6th-7th में भी पढ़ा होगा कि आसपास से पानी से घिरा हुआ एक स्थल। ठीक है, एक स्थल क्या कहलाएगा, स्थल क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। ठीक है, इस द्वीप में कहाँ है, मैंने आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन भी बता दी। अगर लोकेशन अगर पूछ लिया तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब सेकंड क्या लिखेंगे इसमें, माउंट एरबस, माउंट माउंट एरबस, माउंट एरबस ये क्या, कहाँ, इसके कोष्ठक में लिखेंगे आप, या ब्रैकेट बोलें आप, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का एकमात्र। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसमें एक और लिखना था, इसमें फैक्ट क्या लिखना था, स्ट्रोम्बोली को क्या लिखना था, इसी में क्या लिखना था आपको, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इतना सक्रिय है कि इसके आसपास का क्षेत्र है उसमें लाइट जैसा दिखाई देता है, यानी रात के समय भी उजाला दिखाई देता है। किस कारण से, क्योंकि इसका जो ये आग जैसी जल रही है, इसका जो रोशनी है वो तो आसपास होगी, तो सैकड़ों किलोमीटर तक ये रोशनी फैली रहती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश स्तंभ किसका, भूमध्य सागर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिखिए, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा खत्म करते हैं इसको हम। नेक्स्ट है क्या, सुप्त या डोरमेंट। अब मैं क्या बोलूंगा फिर, अगर सुप्त आ गया मान लीजिए, हो सकता है उस टाइम पर आपका माइंड नहीं चला तो आप हिंदी को ना समझ पाए, तो हमेशा इंग्लिश वर्ड को याद रखिएगा। कौन सा, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट, और क्या एक्सटिंक्ट। डोरमेंट तो क्या है, डोरमेंट तो वो है कि ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी तो है वो, उसमें अभी विस्फोट नहीं हो रहा, लेकिन वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि भविष्य में हो सकता है, कि भविष्य में संभावना है, भविष्य में संभावना है विस्फोट होने की। ठीक है, तो वो कौन से कहलाते हैं, डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो है। मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी एग्जांपल मैं लिखवाऊंगा एक्स्ट्रा, 3 तो आपके सामने लिखे हुए हैं। माउंट फ्यूजी, इसको फूजी भी बोलते हैं, इसको नाम क्या है एक और, फ्यूजी, इसी को बोलते हैं। ये कहाँ है, जापान। साथ में लिखते जाइएगा, देखिए लोकेशन इंपोर्टेंट है क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। माउंट रेनियर यूएसए, माउंट वेसुवियस इटली। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे एक और, नेक्स्ट लिखिए, क्राकाताओ, क्राका क्राकाताओ, ये कहाँ है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, सुंडा जल डमरू, जल डमरू के पास। ठीक है, ये कहाँ पर है, मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जैक्ट क्या बता दी, आपको इसकी लोकेशन बता दी। अब सुंडा गर्त के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, तो आपको क्या करना है, सुंडा गर्त, या इसी को क्या बोलते हैं, जावा गर्त भी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है किस पर, विकिपीडिया पर। ये आज आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क लिखते जाइएगा साथ में, और आपको होमवर्क डेली पूरा करना है। यकीन मानिए, अगर 17 क्वेश्चन है ना ये ज्योग्राफी से, 17 में से 16 क्वेश्चन आपको सही करवा के दूंगा मैं इन्हीं क्लासेस के बेसिस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, मृत ज्वालामुखी, या आप इसमें एक दो और लिखना चाहें तो एक दो और क्या है इसमें, सक्रिय ज्वालामुखी में एक और क्या है आपका, बैरन, बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान में है, अंडमान द्वीप कहाँ, भारत। ठीक है, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। अब सुप्त में क्या था आपका एक्स्ट्रा, ये है आपका क्या, नारकोंडम,
नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप, भारत। ठीक है। अब एक और है मेयन, मेयन ये कहाँ है? फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है। अब इसको आपने यहाँ पे कवर कर लिया। अब आपका तीसरा नंबर कौन सा? मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट। ये ज्वालामुखी कभी सक्रिय नहीं होंगे क्योंकि कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, जिनमें अंदर का जो मैग्मा है वही खत्म हो गया। जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो फिर काय का ज्वालामुखी। ठीक है। तो ये क्या है? ये अब कभी सक्रिय नहीं होंगे क्योंकि इनके नीचे का मैग्मा स्रोत समाप्त हो चुका है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? अरावली पर्वत, भारत। किलिमंजारो, तंजानिया, अफ्रीका। अब आपको क्या करना है? किलिमंजारो की लोकेशन अपनी फिजिकल ज्योग्राफी जो मैप है उसमें देखना है। ठीक है। अफ्रीका में। और इसके आस इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो खुद ऊंची चोटी है क्या? ये देखना है आपको। ठीक है। आपको क्या देखना है? अरावली पर्वत को देखना है। अरावली पर्वत के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये अपशिष्ट पर्वत है। इसके बारे में आप और क्या पढ़ेंगे? ये पुरावलित पर्वत है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू है, माउंट आबू है। ठीक है। इस पर और लोकेशंस कौन सी है? जैन मंदिर है एक फेमस। ठीक है। और क्या इंपोर्टेंट है? ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये आपको मिलेगा गुजरात से दिल्ली तक ये फैला हुआ है। ठीक है। और भी इसमें कई चीजें हैं। अब अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको इसको पढ़ाता तो इसमें क्या पढ़ाता मैं कि इस अरावली की वजह से ही क्या होता है, इधर बारिश नहीं होती। ठीक है। कि जो इसी के सहारे कहाँ चली जाती है? वो दिल्ली की ओर चली जाती है और यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। राजस्थान के जो रेगिस्तान वाला एरिया है ना, वहाँ बारिश क्यों नहीं होती? इसी वजह से नहीं होती। ठीक है। अब ये आपने कवर कर लिया। अगर मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल और लिखवाऊंगा इसमें, तो एग्जाम्पल लिखिए। कोह सुल्तान, कोह सुल्तान कहाँ है? या इसको देवमंद भी बोलते हैं, देवमंद, ईरान, ईरान। ठीक है। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए इसी में क्या? पोपा, पोपा म्यांमार। ठीक है। थर्ड लिखिए, किलिमंजारो आपका हो गया, अरावली हो गया, चिम्बाराजो, चिम्बा राजो ये कहाँ है? ये है आपका दक्षिण अमेरिका। अब आपको क्या देखना है कि जो चिम्बाराजो है एग्जैक्ट किस कंट्री में है? कहाँ देखने को मिलेगा? गूगल पे सर्च कीजिए। नेक्स्ट क्या है? एकांका गुआ। इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। याद रखना है एंडीज पर है। एंडीज कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है ना। जब आप देखेंगे ऐसे, अगर उसका मैप आप अगर ऐसे देखेंगे, ऐसे, सॉरी, उसका मैप ऐसे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। अगर ये रॉकी है उत्तर अमेरिका, और नीचे आपका जो अफ्रीका मिलेगा ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपकी क्या है? एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अब आपको ये देखना है कि एंडीज पर कौन कौन से मुख्य पठार हैं, पर्वत हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कौन कौन सी बेसिन है? जो आपका दक्षिण अमेरिका उसमें कौन सी बेसिन है? तो अमेजन बेसिन है। क्योंकि क्या है? कॉन्गो बेसिन से क्वेश्चन कब पूछा गया? 23 में। उसी कॉन्गो बेसिन पर 2 क्वेश्चन पूछे गए 23 में, और उसी कॉन्गो बेसिन पर क्वेश्चन कब आया? 24 में। उसी ऑप्शन के साथ क्या था? ऑप्शन शामिल अमेजन बेसिन था। क्या 25 में क्वेश्चन पूछा जाता है, जा सकता है? तो अमेजन जो बेसिन है, या आप बोला कुछ भी बोल सकते हैं, अमेजन बेसिन है, वर्षावन है, इससे संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़िए। ठीक है। नहीं तो मैं तो कवर करवाऊंगा ही, लेकिन अब टाइम नहीं है। खुद से कोशिश कीजिए, सर्च कीजिए अमेजन बेसिन, उसको बुक से पढ़ेंगे सबसे पहले आप अमेजन बेसिन को। किससे? जो आप पर बुक है, मैं बताऊंगा तो घटना चक्र से इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। ठीक है। इसके बाद विकिपीडिया पे सर्च करके अमेजन बेसिन है। ऐसी क्या है आपका? कांगो बेसिन। रियाडो प्लीटा कहाँ है? ठीक है। किकोरी, किकोरी कहाँ है? आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। आगे चलिए। अब एक आपको वर्ड देखने को मिलेगा, पेलेस्टियर्स या पेली एसरू प्रक्रिया, यानी आंसू। ठीक है। ये क्या होते हैं? जब ज्वालामुखी की घटना होती है, अगर इसको हम सीधे समझें, जब ज्वालामुखी घटना होती है तब इसमें से छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो हमको कैसे देखने को मिलते हैं? आंसू के समान इनकी आकृति देखने को मिलती है, जैसे कि ये चित्र यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। और बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है।
सिर्फ 2 चीज़ पढ़नी है, पहली हेयर और लावा स्प्रेटर। ठीक है, अब कब बनते हैं? जिनमें छोटे गोलाकार या अर्धगोलाकार कांच के कण उत्पन्न होते हैं, ये कांच जैसे होते हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है और हवा में बिखरने के बाद छोटे छोटे कणों के रूप में जम जाता है। उच्च तापमान कितना है? 1100 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस से निकला हुआ लावा जब हवा के संपर्क में आता है तो यह छोटे छोटे बूंद के रूप में ठंडा हो जाता है। अब आपको पढ़ना क्या है? यह घटना कहाँ दिखाई देती है? मुख्यतः हवाई द्वीप में, विशेष रूप से किला उआ ज्वालामुखी में। ठीक है, अब और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। क्या है? अब पहली हीयर क्या है? जब लावा हवा में पतले रेशेदार धाराओं की तरह ठंडा हो जाता है, यानी ऐसे ये टुकड़े आंसू की तरह हैं। मान लीजिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाता, मान लीजिए ऐसा होता, तो क्या है ये? पहली हेयर यानी बालों के समान। लावा स्प्रेटर यानी जब लावा बड़े छर्रों या टुकड़ों के रूप में बिखरता है, ऐसे कि मान लीजिए ये लावा स्प्रेटर ऐसे बिखर गया, तो क्या है? लावा स्प्रेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। क्या नेप है? नेक्स्ट है कि टाइप्स किसका? इरप्शन के आधार पर। इरप्शन यानी उत्सर्जन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, या इसके लिए सबसे बेस्ट वर्ड होता है इरप्शन के लिए उद्गार। उद्गार। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर देखिए, अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन बनाया तो या तो वो सील्ड ज्वालामुखी पूछेगा यूपीएससी, अगर और टफ बनाना चाहा उसने तो वो पूछ सकता है तुल्यता के आधार पर, यानी इरप्शन टाइप्स पूछ सकता है किसके? ज्वालामुखी के। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या? पीलियन पढ़ेंगे पहले हम। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या आप? पीलियन तुल्य। ये है आपका, ये प्लेनियन है, पीलियन तुल्य। इसमें क्या लिखेंगे आप? सीधा सा अब लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। पीलियन तुल्य लिख लिया आपने? इंग्लिश में लिखिए पेलियन इरप्शन सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। देखिए, सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, ये लिखा ना, अत्यधिक घातक होता है। सेकंड लिखिए, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मैग्मा अत्यधिक अम्लीय व चिपचिपा व गाढ़ा होता है। गाढ़ापन तो जानते हैं ना आप, गाढ़ापन, या इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं श्यानता। ठीक है, श्यानता अच्छा वर्ड है, क्योंकि हो सकता है श्यानता ही पूछा जाए यूपीएससी में, तो श्यानता याद रखिए। और प्रवाह कम होता है। अब इसको अच्छे समझिएगा। एक चीज याद रखनी है आपको, क्या? जो भी आपका लावा निकल रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी ना, या तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो याद रखिए, जिस मैग्मा में, मैग्मा या लावा कुछ ही बोलिए आप, जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, ये कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। सिलिका की मात्रा ज़्यादा है यानी मैग्मा अम्लीय होगा, यानी सिलिका ज़्यादा तो अम्लीय ज़्यादा, अम्लीय ज़्यादा तो गाढ़ापन ज़्यादा, और गाढ़ापन ज़्यादा तो ढलान है वो तीव्र होगी। कैसे? आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये एक पर्वत है, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है, उद्गार हो रहा है। ठीक है, अगर ये तरल पदार्थ होता यानी पतला होता पानी की तरह, तो पानी तो ऐसे बह जाता है ऐसे और यहाँ तक पहुंच जाता। ठीक है, अगर ये गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा, तो ये इकट्ठा होगा पहले, तो फिर ऐसे गिरेगा, ये एकदम बहेगा नहीं, ये फैलते हुए जाएगा। जैसे क्या गाढ़ा होता है? जैसे आपने नाम सुना होगा गोंद, या उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गम। गम होता है, अगर वो फैलेगा ऐसे तो वो ऐसे फैलेगा। यानी सीधी सी बात है, अगर क्या है, सिलिका की मात्रा ज्यादा तो अम्लीय ज्यादा, अम्लीय ज्यादा तो गाढ़ापन ज्यादा, गाढ़ापन ज्यादा तो ढाल क्या है इसकी? तीव्र है, ये एकदम से उठी हुई है ऐसे। और अगर इसकी मैं उलट देखूं, अगर सिलिका की मात्रा उसमें कम है तो वो क्या है? क्षारीय है। क्षारीय है तो और इसकी विशेषता क्या होगी? तो इसका जो लावा होगा वो पतला होगा, तो लावा पतला हो तो ऐसे फैल जाएगा, यानी ढाल कम तीव्र होगी, कम तीव्र होगी या तीव्र नहीं होगी। सीधा सा हमको ऐसे देखने को मिलेगा कि ज्वालामुखी ये निकल रहा है और ये ऐसे फैल रहा है, यानी दूर तक फैलेगा। कौन सा? क्षारीय वाला, क्योंकि उसका जो मैग्मा होगा वो पतला होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो। अब इसको पढ़ लिया आपने, नेक्स्ट पॉइंट लिखी इसमें, पीलियन वाले में तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। मैंने बोला वो तो बनेगी ना, ये शंकु है तो तीव्र ढाल वाले ही तो बनेगा ये। चौथा पॉइंट लिखिए,
इसमें प्रत्येक अगला उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु को प्राय तोड़ते हैं। इसमें प्रत्येक अगला उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु को प्रायः तोड़ते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल से आपको दिखाऊं मैं, दिया है क्या, हाँ। अब मैं एग्जाम्पल से आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मान लीजिए, देखिए ये क्या है, ये गड्ढा है, ये छिद्र है, सीधा सा क्या है, एक होल है। अगर सामान्यतः क्या होता है कि इसमें पीलियन में अगर मैग्मा आया तो ये सिर्फ छिद्र से निकलेगा बस, बल्कि इसको तोड़ते हुए बाहर निकलेगा। तो यही इसकी क्या है, विशेषता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा रहेगा हमारा, अब इसमें उदाहरण लिख लीजिए थोड़ा सा। मार्टिनिक द्वीप, इसमें क्या है, पेन चेंज करके बताऊं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या। मार्टिनिक द्वीप, द्वीप लिख लीजिए, या माउंट वेली इसका क्या उदाहरण है। सेकंड उदाहरण क्या है इसका, क्राका ताऊ, जो आपने एग्जाम्पल कहाँ लिखा था, पहले भी लिख चुके हैं आप इसको। अब आपको क्या बताना है इसमें कि ये डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है, या एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, बताइए आप जल्दी से। अब और क्या लिखना है इसमें, माउंट ताल, माउंट ताल ये कहाँ है, फिलीपींस में है। ठीक है, किसके उदाहरण है, पीलियन इरप्शन की। आपको ये चीज़ याद रखनी थी जो मैंने आपको बताई सीधा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, बल्केनियन तुल्य। ये दिया है आपका बल्केनियन तुल्य, ये क्या है, मैग्मा में अम्लीय क्षारीय प्रत्येक प्रकार का मैग्मा का उद्गार होता है। यानी जो ये ज्वालामुखी है तो इसमें क्षारीय लावा भी होगा और अम्लीय लावा या मैग्मा होगा। ठीक है, इसमें लिखिए क्षार, इसका मैग्मा क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है। पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विस्फोट उग्र होता है और गाढ़ा लावा बाहर आता है जो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, सेकंड लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, अत्यधिक गैसों के निष्कासन से फूलगोभी आकार के ज्वालामुखी दूर तक छप जाते हैं। तो ये आपको जो ये दिख रहा है डायग्राम या ये चित्र दिख रहा है आपको, ये किसका दिख रहा है, बल्कनी तुल्य का। यानी इसमें से धुएं का ऐसा गुब्बारा निकलता है गोभी के फूल के समान कि ये कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिखता है और कई किलोमीटर तक तो ये बादल छपा होता है। यानी अगर यहाँ से इसकी दूरी देखो ना इस जगह की, तो यही एक कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तो यही दूरी होगी सीधा सा। तो ये एक अच्छी विशेषता है, हो सकता है इसी स्टेटमेंट को बनाकर इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब आप इसी में पढ़ेंगे एक क्या होता है, विसुवियस तुल्य प्रकार का होता है। कैसे, आपके सामने क्या लिखा, ये लिखा है विसुवियस या विसुवियन। जो विसुवियन टाइप का होता है वो क्या होता है, इसी का प्रकार होता है। तो बल्कनियन तुल्य के अंतर्गत क्या आता है, विसुवियन। इसमें क्या कर किया है इन्होंने, पीपीटी बनाने पर कि इसको अलग कर दिया है, बाकी ये एक ही होता है। अगर आपको माउंट वेसुवियस का अगर एग्जांपल दें तो वो बल्केनियन का भी उदाहरण होगा। अगर आप इसको अलग मानना चाहें तो अलग भी मान सकते हैं, बाकी विशेषता लगभग समान है। ठीक है, सामने भी लिखा है, देखिए आसपास का क्षेत्र राख और ज्वालामुखी पदार्थों से ढक जाता है। ठीक है, माउंट वेसुवियस का उदाहरण है। वेसुवियस तुल्य तेज विस्फोट होता है जिससे बड़ी मात्रा में राख गैस लावा ऊंचाई तक जाते हैं। जैसे देखिए ये जा रहा है फूल गोभी के आकार पर। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब तीसरा कौन सा है, स्ट्रोम्बोली तुल्य। स्ट्रोम्बोली तुल्य क्या होता है, अब इसमें आप अलग से लिखेंगे, एक अम्ल की मात्रा कुछ कम रहती है, सामान्यतः विस्फोट उद्गार नहीं होते। विस्फोट उद्गार नहीं होती, उद्गार तो होते हैं, विस्फोट उद्गार यानी इसमें से जो निकल रहा है वो पानी की तरह निकलेगा, विस्फोट नहीं होगा। इसमें से जो लाइनें निकल रही है ना, विस्फोट क्या निकल रही है, पानी की तरह। ठीक है, गैस और लावा समय समय पर बाहर निकलते हैं। लावा थोड़ा गाढ़ा होता है, ज्यादा नहीं होता। ज्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि अम्ल की मात्रा कम होती है। ठीक है, उदाहरण क्या है, स्ट्रोम्बोली इटली। अब नेक्स्ट कौन सा है, हवाईयन तुल्य। सबसे याद रखनी चीज क्या है, सबसे शांत प्रकार का जो प्रकार होता है ज्वालामुखी तुल्य में वो क्या होता है, हवाईयन।
हवाई अंतरिक्ष अत्यंत शांत होता है। लावा या बोले मैग्मा तरल एवं क्षारीय होता है। लावा पतला होता है, क्या होता है, तरल एवं क्षारीय होता है। याद रखना है, मोना लोआ, हवाई अमेरिका। ठीक है, अब ये आपने देख लिया, मैंने आपको इसके प्रकार बता दिए। अब ये क्या है आपकी, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको इसमें एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं, प्रमुख विशेषता बता दी हैं, और बाकी आपको मैंने नोट्स लिखवाया है, वो नोट्स को आप प्रेफर करेंगे। यानी अगर आपको प्रायोरिटी देनी होगी पीपीटी में से, अपने नोट्स में से, तो आप अपने नोट्स को लेंगे, क्योंकि जब पीपीटी बनती है उसमें क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है किन्हीं चीज़ों का, तो हो सकता है उसमें कुछ गलती हो इस पीपीटी में भी, क्योंकि मैंने खुद लिखवाया है आपसे, जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट सही है। हाँ, आप क्या पढ़ेंगे, आकृति के आधार पर। अब आकृति के आधार पर क्या होता है, या हम इसको एक और बोल सकते हैं, शंकुओं की आकृति के आधार पर। शंकुओं की आकृति के आधार पर क्या होता है, प्रकार होता है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे आप, सिंडर या राग शंकु। ये सिंदूर लिखा है, ये क्या कर दिया, ज्यादा हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, तो इसको आप हिंदी में क्या लिखेंगे, शिंडर, सिंडर शंकु या राग शंकु। ये होते क्या है, सीधा सा अगर इसकी विशेषता आपको लिखवाऊं तो क्या है, पॉइंट में लिखिए, कम ऊंचाई, ज्वालामुखी राख व विखंडित पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तरल पदार्थों का योगदान प्रायः नहीं होता, मतलब तरल पदार्थ बहुत कम होते हैं इसमें, ज्यादातर क्या होते हैं, गाढ़े, यानी उनकी श्यानता अधिक होती है। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन लिखा है ना, इसको गलत कीजिए, यहाँ पर ये लिखा है ना, लाइन लिखिए, इसको गलत कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखाऊं मैं, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें आपका, सिंडर शंकु है तो लावा तरल एवं क्षारीय हो गया तारा, ढाल अवतल होता है। ठीक है, एक याद आया मुझको, ढाल अवतल होता है, वह क्रेटर चौड़ा होता है। अब क्रेटर की क्या चीज है, तो मैंने आपको बताया, छिद्र रहता है ज्वालामुखी का, मान लीजिए पर्वत है, इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से इरप्शन हो रहा है, ठीक है, उद्गार हो रहा है, तो इसकी जो छिद्र है, इसी छिद्र को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या क्रेटर है, तो क्रेटर चौड़ा होता है। आपको बस ये याद है, चीजें याद रखनी है। निर्माण किससे होता है, राग, ज्वालामुखी बम, पायरोक्लास्टिक पदार्थों से होता है। अभी हम पायरोक्लास्ट पढ़ेंगे, ये पायरोक्लास्ट होता क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे सॉरी। अब राग, ये इसको याद रखना सिंपल क्यों है, कि राग से याद रख लीजिए, इसमें क्या होता है, राग की मात्रा ज्यादा होती है, गाढ़ा क्या होता है, तरल पदार्थ नहीं होता, तो ये पॉइंट इसका गलत है। उदाहरण क्या है, पारीकुटन मेक्सिको, सुनटोमी जापान। एक और एग्जांपल लिखिए इसमें, इजाल्को कहाँ पर, आन सल्वाडोर, सान सल्वाडोर देश में। एक और लिखिए, बल्केनो डी प्यूगो, ये कहाँ है, ग्वाटेमाला में। अब ग्वाटेमाला देश है वो किस महाद्वीप पर है, ठीक है, आपको आंसर देना है, क्योंकि ग्वाटेमाला लिखिए सीधा सा, और किस महाद्वीप में है। आपकी मैपिंग कितनी अच्छी है अभी चेक हो जाएगी, नहीं पता है ना तो छोड़ दीजिए सपने फिल्म्स देने के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, लावा शंकु। लावा शंकु क्या होता है, इसमें अगर मैं आपको पॉइंट्स में खुद लिखवाऊं तो पॉइंट्स में लिखिए, इसमें क्षार या अम्लीय मैग्मा के उद्गार की भूमिका होती है। मतलब इसमें जो क्या होता है, मैग्मा होता है वो क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है। लावा पतला होता है, यानी चिपचिपा भी कम होगा, बहुत बड़े क्षेत्र में फैलते हैं। अब देखिए, लावा पतला होगा तो फैलेगा भी ना, क्योंकि अगर गाढ़ा होगा तो फिर यहीं रह जाएगा, पतला होगा तभी तो फैलेगा। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ ले एक बार, फिर तो कोई समस्या आती नहीं है। उदाहरण क्या है, मोना लोआ, हवाई अमेरिका। ठीक है, गैलापागोस द्वीप, ज्वालामुखी। गैलापागोस द्वीप किस महासागर में है, किस महासागर में है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब लावा शंकु आपने देख लिया। अब लावा शंकु की दो प्रकार होते हैं, ठीक है, लावा शंकु के ही दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, कौन कौन से, एक अम्लीय और एक क्षारीय।
मैंने आपको ये तो बता दिया कि अम्लीय में क्या होता है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, क्षारीय में कम होती है। अब अम्लीय के अंतर्गत ही कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, याद रखिए, पीलियन, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पीलियन, बल्केनियन, ये लिखने की चीज़ है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखिए, पीलियन, बल्केनियन और स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। अब क्षारीय में कौन कौन से आते हैं, सील्ड ज्वालामुखी। अब लावा शंकु को ही क्या बोलते हैं, सील्ड वॉल्केनो बोलते हैं, सील्ड, सील्ड वॉल्केनो। तो क्षारीय के अंतर्गत क्या आएगा, सील्ड वॉल्केनो या सील्ड ज्वालामुखी। अब सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है, लावा शंकु की जो मैंने आपको विशेषता अभी लिखाई, इसी को सील्ड शंकु कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, लावा पतला है, इसलिए क्या है, ये ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है, ये ज्यादा। अब इसकी आकृति में और इसमें अंतर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लंबा फैला हुआ है क्योंकि इसका लावा है वो पतला है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय लावा शंकु। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी का सीधा सा मतलब है कि इन दोनों की जो विशेषताएं होंगी वो दोनों इसमें मिक्स होंगी। तो क्या है मिश्रित ज्वालामुखी, उदाहरण क्या है, माउंट फ्यूजी जापान, माउंट सेंट हेलिस यूएसए, माउंट एटना इटली, ये लिख लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्या है, परजीवी शंकु। ये हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि परजीवी से क्वेश्चन पूछा गया 24 में, लेकिन वो क्या पूछा गया, परजीविता से, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हो सकता है इस वर्ड को देख के एग्जामिनर के मन में आए कि वो परजीवी वॉल्केनो के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए, क्यों क्यों, क्योंकि 24 में वॉल्केनो से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या यूपीएससी ने कभी ऐसा किया है, पहले किया है, हर साल करता है वो दो थीम्स को दोनों दोनों को एक चीज में मिक्स करता है। तो वो क्या करेगा, परजीविता को मिला देगा, वॉल्केनो को मिला देगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, परजीवी शंकु। अब परजीवी शंकु क्या होता है, देखिए, जब ज्वालामुखी देखिए उद्भेदन होगा तो ऐसा तो नहीं सिर्फ एक लाइन बनेगी, इसके साथ कई अन्य नलिकाएं भी बनती हैं ऐसे, ठीक है, वो भी यहाँ से क्या करेंगी, उद्गार करेंगी, करेंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परजीवी शंकु, कि मुख्य नलिका के अलावा अन्य अवनालिकाएं विकसित होने की अवस्था को या उस शंकु को परजीवी शंकु या पैरासिटिक कॉन या गौर ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, इतना आपने याद रख लिया। बाकी का जी बेसिक, इटली, एटना, एटना कहाँ है, इटली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिन भी ज्वालामुखी का नाम बार बार आ रहा है तो वो तो इम्पोर्टेंस उसी से आप समझ सकते हैं इनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। बस आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि माउंट फ्यूजी है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो आप मिश्रित तो बताएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि ये सुप्त है, सक्रिय है, या आपका क्या है, निष्क्रिय है, डोरमेंट है, एक्टिव है या एक्सटिंक्ट है, किस प्रकार का ये क्या है, ज्वालामुखी है। तो आपको मैं लिखवाता जा रहा हूँ, आपको थोड़ा रिवीजन करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि क्षारीय लावा, अम्लीय लावा मैंने आपको अच्छे से इसमें पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट कुछ शब्दावलियां हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी क्या, अब इसको आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्रेटर। क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी के ऊपर गर्तनुमा धंसी हुई संरचना क्रेटर कहलाती है। कौन सी, ये ज्वालामुखी है ये आपका। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊंगा तो क्या होगा, इससे समझ में अच्छे से आएगा। अब इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से मैग्मा बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये क्रेटर बना क्यों है, क्रेटर बना है आपका किस कारण, क्रेटर बना किस कारण, जो विस्फोट हुआ था उसके कारण, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। आप समझ गए, मैंने आपको परिभाषा लिखा दी जिससे क्या होगा, समझ में अच्छे से आएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे आप क्या, काल्डेरा या कॉल्डेरा, काल्डेरा या कॉल्डेरा लिखेंगे आप। कॉल्डेरा क्या होता है, जब यही क्रेटर अगले विस्फोट से बड़ा हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से टूट गया कि यूआर पूरा हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, तो जब बड़ा हिस्सा हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, काल्डेरा। यानी इसको लिखेंगे कैसे आप, क्रेटर का बड़ा रूप काल्डेरा कहलाता है। उदाहरण लिखिए, टोबा, टोबा झील कहाँ पर, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है, अब एक और वर्ड है वो क्या है, ज्वालामुखी है बम,
ज्वालामुखीय बम उद्गार से निकले बड़े बड़े टुकड़े को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखीय बम बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए लेपली। स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया था लेपली के बारे में। लेपली क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकले छोटे छोटे दाने मटर के समान, ब्रैकेट में लिखेंगे मटर के समान, ठीक है, वो क्या होंगे? लेपली होंगे। नेक्स्ट लिखिए पायरोक्लास्ट। मैंने आपको बताया था मैं पायरोक्लास्ट हम पढ़ेंगे। पायरोक्लास्ट होता क्या है? तो पायरोक्लास्ट क्या है? ज्वालामुखी की लिखिए ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। यानी देखिए मटर के दाने हैं तो वो क्या कहलाएंगे? लेपली। थोड़े से बड़े टुकड़े हैं तो क्या कहलाएंगे? ज्वालामुखी बम। यानी हमारे हाथ में आया तो क्या? ज्वालामुखी बम। अब पायरोक्लास्ट कैसे हैं कि हो सकता है 5 से 7 फीट के पत्थर या चट्टान या 8 या 10 फीट की या 8 से 10 मीटर की चट्टान निकल के आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? पायरोक्लास्ट हम बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की, अब एक कॉन्सेप्ट है आपका, क्या मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो कॉन्सेप्ट है किसका? ज्वालामुखी प्लग या लावा डॉट। ठीक है, ये मैं आपका ज्वालामुखी बना देता हूं पहले अच्छे से। मान लीजिए ये क्या है? ये ज्वालामुखी है। ये उसमें से क्या निकला है? इसमें से क्या निकल रहा है? ज्वालामुखी में से लावा निकल रहा है। अब होता क्या है देखिए, ज्वालामुखी हमेशा तो बहुत सारे ज्वालामुखी क्या होते हैं उनमें मैग्मा कम हो जाता है, उससे क्या हो जाता है? उद्गार होना खत्म हो जाता है, बीच बीच में रुक जाता है। तो उससे वो होता क्या है, यहाँ पर एक प्लग समान रचना बन जाती है। जैसे पिलर होता है तो मान लीजिए ये लावा है वो जम गया, यहाँ पर जम गया तो हुआ क्या? इसको कितने साल हो गए लगभग? इसको लगभग 500 से 1500 साल या 2000 साल हो गए इसी चीज को। जो ये जम गया तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी जमने को बोलते हैं क्या? ज्वालामुखी प्लग। लिखिए ज्वालामुखी प्लग, इसी को बोलते हैं लावा डॉट। लावा डॉट। और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीवा। और इसी का एक और नाम क्या है? डायट्रेम। डायट्रेम। ठीक है। अब इसमें और एक और चीज आपको क्या देखने को मिलेगी? एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो उसका पर्वत है, जिस पर्वत में क्या हुआ था? उद्भेदन हुआ था। वो पर्वत क्या हुआ कि विभिन्न कारणों से उसकी नीचाई कम हो गई और प्लग ऊपर दिखने लगा। क्यों? बरसात हुई तो यहाँ से मिट्टी क्या हुई? नीचे खिसक गई। मिट्टी उड़ रही थी किसके कारण? हवा तूफान के कारण मिट्टी उड़ के नीचे आ गई। इसके कारण नीचे खिसक गए तो इससे हुआ क्या? ये प्लग तो बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि ये कठोर चट्टान से बना है। कठोर चट्टान से क्यों बना है? क्योंकि ये लावा या मैग्मा के जमने से बना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। क्यों? आपने ज्वालामुखी टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आपको इसमें अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये टॉपिक आपने खत्म कर दिया। आप कुछ वर्ड और लिखेंगे। लिखिए उष्णोत। उष्णोत या इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम है इसका, गीजर। गीजर जो आपके घरों में यूज होता है किसके लिए? गर्म पानी करने के लिए। ठीक है, ये है क्या? समय समय पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे आपकी लद्दाख में देखने को मिलेंगी। ये लद्दाख में देखने को मिलेगी और उत्तराखंड में भी एक दो जगह क्या होता है कि वहां से क्या होता है, कुछ छिद्र होते हैं सतह पर, उसमें से क्या होता है? गर्म पानी निकलता है बाहर। तो इनको ही क्या बोलते हैं? उष्णोत्स या गीजर बोलते हैं। सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलेंगी? ये मिलेंगे आपको देखने को कहाँ? येलो स्टेशन। येलो स्टेशन पार्क कहाँ पर है? ये यूएसए में। ठीक है। सेकंड नाम लिखिए ग्रैंड गीजर। ग्रैंड गीजर ये कहाँ है? आइसलैंड में। आइसलैंड में। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और नाम है धुआंरे। धुआंरे। ठीक है, इसको फ्यूमरस भी बोलते हैं। FUMAROLES, फ्यूमरस बोलते हैं इसको। ये क्या है? जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, मान लीजिए अब ये खत्म होने को आ गई। मान लीजिए ये क्या है? ये पर्वत है, इसमें से क्या निकल रहा था? इसमें से मैग्मा निकल रहा था, लेकिन ये अंतिम अवस्था में आ चुका है। क्यों? उसके अंदर का मैग्मा धीरे धीरे खत्म होने वाला है इसलिए। तो जब ये अंतिम अवस्था में आता है तो उसमें से ज्वालामुखी का जो क्रेटर है या ज्वालामुखी में से क्या निकलता है? उसमें से गैस व जल वाष्प निकला करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? धुआंरे बोलते हैं।
ये आपको एग्जाम्पल इसका कहाँ का लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्ट, अगर मैं सोचूं, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो अलास्का। हाँ, याद आ गया। अलास्का का कौन सा क्षेत्र है? कटमई, कटमई पर्वत। इसको क्या कहा जाता है? 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जो धुआंरे हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। 10,000 धुआंरों की घाटी, ये याद रखने की चीज़ है, क्योंकि ये अगर आप कांस्टेबल या एसआई वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें से ये पूछा जा सकता है। तो ये तो आप देंगे नहीं, स्टेट पीसीएस में ये पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस में पूछ ले तो मुझे कोई सरप्राइज फील नहीं होगा सीधा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट एक और, हाँ एक और रहेगी इसमें शायद आपकी। नेक्स्ट लिखिए बेसाल्ट, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? जब अत्यधिक तरल लावा होता है तो वो क्या होता है, बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। हमने किस में पढ़ा था? सील्ड ज्वालामुखी में पढ़ा था। किसके साथ पढ़ा था हमने? सील्ड ज्वालामुखी। पहला कौन सा था? लावा। ये लावा शंकु पढ़ा था। लावा शंकु को क्या बोलते हैं? सील्ड ज्वालामुखी, या इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय सील्ड ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। जब दूर दूर तक फैल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये क्षेत्र का सबसे बेस्ट उदाहरण है जो पूछा भी जा चुका है, वो कौन सा? हमारा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इसी से बना हुआ है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपने पूरी समझ लिए हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखिए, बोलता जाऊंगा सिर्फ मैं। प्लेंटी की खाड़ी में धुआंरे देखने को मिलते हैं। प्लेंटी की खाड़ी, प्लेंटी की खाड़ी ये है कहाँ? ये याद रखना है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। सबसे फेमस कौन सा है इसका? व्हाइट द्वीप का धुआंरा या फ्यूमरस, ठीक है। व्हाइट द्वीप का धुआंरा। सेकंड लिखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू कहाँ है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर नियंत्रण किसका है? किस देश का है? यूएसए का। आपको पता होगा अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ा होगा, जब नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु क्या हुआ, हमला हुआ, तो किस वजह से हुआ? क्योंकि जापान ने पहले हवाई द्वीप पर हमला किया था। हवाई द्वीप किसका? यूएसए का। तब यूएसए ने इसके विपक्ष में आके, इसके अपोजिट करने में, इससे युद्ध करने के चक्कर में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या कर दिया? हमला कर दिया था। अगस्त की बात है, अगस्त 1945, ठीक है। अगर सही याद कर पा रहा हूँ तो 6 अगस्त या 8 अगस्त की वो लगभग बात होगी, अगर मुझे एग्जैक्ट सही याद होगा तो। हो सकता है 1 या 2 तारीख इधर उधर चेंज हो जाए, 8 या 9 तारीख कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप, विश्व की सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी है ओजस। ओजस, ओजस डेल सलाडो, सलाडोर। कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना और क्या? चिली। चिली की सीमा पर, की सीमा पर। ये कहाँ है? ये आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे। दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे लास्ट पॉइंट है इसका, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, इसमें ज्वालामुखी में कुछ नहीं पढ़ना। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज पर है जो, ठीक है। अभी हमने ज्वालामुखी टॉपिक समाप्त कर दिया। अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? भूकंप टॉपिक को, ठीक है। लेकिन ठीक है, उससे पहले हमको एक मैप देखना पड़ेगा। मैप ना देखना पड़ेगा, उसको हमको प्लेट टेक्टोनिक में देखना था। मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इस मैप से आपको क्या पता लगेगा कि प्लेट विवर्तन की कैसे कैसे होता है, और साथ में इसी से रिलेटेड ज्वालामुखी और भूकंप की गतिविधि हमको देखने को मिलेगी, जो कि पूरे विश्व का मानचित्र हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? अब ये वर्ल्ड मैप है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको रिवीजन करवा दूं कि मैंने आपको 3 प्रकार की प्लेटें बताई थी। कौन सी? अभिसारी और अपसारी, अपसारी प्लेट है, और कौन सी आपकी रूपांतरित, ठीक है।
दोनों का मतलब क्या था कि प्लेटें ऐसे जा रही हैं, अपसारी का मतलब ऐसे जा रही हैं, और प्लेटें एक दूसरे की ओर जा रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम इसको, कन्वर्जेंस। ठीक है, क्या बोला था हमने, कन्वर्जेंस। इसको क्या बोला था हमने, जल्दी से, डाइवर्जेंस। इसको हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब अभिसारी होगी, जब अपसारी होगी तो क्या होगा, जब ये प्लेटें एक दूसरे की उधर जाएंगी तो बीच में से क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या अभिसारी सीमा में भी ज्वालामुखी उद्भेदन होगा, तो आपका आंसर, अगर आपको ना पता हो, अगर पता होगा तो आपको बोलेंगे कि सर होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है सीधा सा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मान लीजिए, देखिए ये दो प्लेटें हैं अभिसारी वाली, ये क्या हो गया, ये प्लेट अंदर की ओर चली गई है, किसके अंदर, इसके नीचे। अब ये एक प्लेट है, ये दोनों इधर की ओर क्या कर रही हैं, गमन कर रही हैं। इस डायग्राम को आप बना लीजिए। अभी ये क्या हो रहा है, क्षेपण हो रहा है, क्षेपण हो रहा है। नीचे कौन सी वाली प्लेट जाती है हमेशा, जिसका घनत्व और भार ज्यादा होता है, सामान्यतः महासागरीय, क्योंकि इनका वजन ज्यादा होता है। इसका घनत्व कम होगा तो ये नीचे चली जाएगी। अब देखिए होता क्या है, जब ये नीचे जाएगी तो देखिए, ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक फीट या 1 इंच की बात है, नहीं, धीरे धीरे ये द्रवलता मंडल तक पहुंच जाएगी। आपको पता द्रवलता मंडल हमको कहाँ देखने को मिलेगा, 300 या 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक। जब इस प्लेट का हिस्सा 350 से 400 के आसपास पहुंच जाएगा, यहाँ पर आपको अलग पेन से बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। ये आपका द्रवलता मंडल यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ पहुंच गया, तो हमको एक प्रक्रिया देखने को मिलेगी। वो प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर जाकर इसकी जो चट्टानें हैं, जो प्लेट बनी हुई है जिन कठोर पदार्थों से, वो क्या है, उनका गलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये पिघलना प्रारंभ हो जाएगा, अच्छा वर्ड होगा पिघलना, पिघलना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, पृथ्वी में जगह जगह तो सर्टेन है, बिल्कुल फिक्स जगह है। तो अगर ये गर्म होगा, ये पदार्थ गर्म होगा, तो ये बाहर भी निकलेगा, इसको कहीं ना कहीं से निकलना होगा। ये बाहर निकलते हुए कैसे निकलेगा, यहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं हमको देखने को मिलेंगी। और साथ में ही हमने पहले ही देखा था कि अगर दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या बनते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है, क्योंकि बलन हमको देखने को मिलता है। तो यही चीज हमको कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमारा भारत है, ये आपका तिब्बत का पठार है। तो यही प्रक्रिया हमको यहाँ देखने को मिलेगी। ज्वालामुखी गतिविधि अभी यहाँ पर कम है, लेकिन हो सकता है कुछ हजारों लाखों सालों बाद यहाँ पर आपको ज्वालामुखी बहुत तेजी से उद्गार होते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि अपसारी सीमा और अभिसारी सीमा में भी ज्वालामुखी उद्भेदन कैसे होता है। अब सेकंड, अपसारी सीमा में क्या होता था, अपसारी सीमा में ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती थी। तो होता क्या था, यहाँ पर एक छिद्र बना, छिद्र में से नीचे का जो मेग्मा है एस स्क्वायर से जो आया है वो यहाँ पर फैल गया। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है, पूरे वर्ल्ड पर। ठीक है, अब वर्ल्ड पर हम क्या करेंगे, एक वर्ल्ड मैप बनाएंगे। जल्दी वर्ल्ड मैप बनाइए यहाँ पे देखते हुए। अब ये रेड वाली सीमा है, ये बनाऊंगा मैं कौन सी, अभिसारी वाली। तो आप साइड में लिख भी लेंगे। तो देखिए, एक ये और एक ये वाला पार्ट, ये कौन सा बन गया, ये रेड वाला पार्ट है, उसको लिखेंगे आप अभिसारी। जल्दी से बना लीजिए अपने वर्ल्ड मैप में। अगर टाइम ना हो अभी, तो अभी इस वीडियो को रोकिए, क्लास को रोकिए, और अभी वर्ल्ड मैप उठाइए, हाथ से बनाइए, और इसको वर्ल्ड मैप कर लीजिए। अलग अलग पेन से भी कर सकते हैं, इसको रेड पेन से कर लीजिए, और जो आपकी अपसारी सीमा होगी उसको आप ब्लू पेन से करेंगे। अपसारी सीमा कौन सी, अपसारी सीमा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर। ये आपकी कोकोस नस्का वगैरह यहाँ पर मिलेगी आपको, कोकोस। ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। बाकी एक मिलेगी आपको कौन सी, कोकोस नस्का। चलो छोड़िए, इसको साफ कर दूँ मैं। आपको सिर्फ इतने बनाना है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने आपको बता दिया था लोकेशन, मैंने आपको पहले बता दी है। लोकेशन आपको क्या करना, वर्ल्ड मैपिंग में मैपिंग करना है, उसके साथ ही आपको मैपिंग करना है, ध्यान रखिएगा। अब वही एक प्लेट, वही अपसारी सीमा कहाँ गई है, ये गई है, और दूसरा हिस्सा उसका कहाँ, अरेबियन प्लेट से टकराया हुआ है यहाँ। अब इस वर्ल्ड मैप को बना लीजिए। इस वर्ल्ड मैप से आपको ये पता चलेगा कि जहाँ जहाँ प्लेटों की सीमाएं हैं,
जहाँ जहाँ प्लेटों की सीमाएं हैं, ये हिस्सा नंबर ए, बी, इन सभी के किनारे आपको ज्वालामुखी गतिविधियां और भूकंप की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। जापान में भूकंप ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि ये किसकी सीमा पर स्थित है? प्रशांत प्लेट और यूरेशिया की जो टकरा रही है उस पर, इस प्लेट की सीमा पर यहाँ पर ये स्थित है, इसलिए जापान में ज्यादा जो ज्यादा आते हैं, क्या आते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। आपने सुना होगा प्रशांत महासागर को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है ज्वालामुखी के नाम पर, क्यों कहा जाता है? या अग्नि पुंज भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? अब ये देखिए, ये वर्ल्ड में पूरा जॉइंट नहीं हो रहा है यहाँ से गोलाई में, कि ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा और ये रेड पेन से आपको बता देता हूँ, तो ये हिस्सा आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो सोचिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, चारों ओर। इसलिए 66% ज्वालामुखी गतिविधियां और भूकंपी गतिविधियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ठीक है, बाकी की आपको कहाँ मिलेंगी? ये पेटी है आपकी, यहाँ पे आपको कौन सा पर्वत मिल जाएगा? आज पर्वत, यहाँ पर आपका हिमालय में, यहाँ पर अन्य पर्वत श्रेणियां और आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से होती हुई। ठीक है, अब हम भूकंप को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम भूकंप के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।